आवाज आ रही होगी शायद। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को कैसे आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बताया था कि जैसे ग्वानिडीन सिस्टम हो गया कि कैसे प्रोटोनेशन, मेन बात है प्रोटोनेशन। जब सामने वाले प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कंजुगेट बेस बन जाएगा, मतलब सामने वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, और वो कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जैसे मैंने ग्वानिडीन सिस्टम के लिए बताया था आप लोगों को, या इस तरीके से कोई भी एक सिस्टम ऐसा हम लोग ले रहे थे अपनी मर्जी से। ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग ले रहे थे N(H) ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे NH2 लगाया था और ये NH2 भी यहाँ पे लगाया था। आप लोग देख रहे थे कि जब भी ये, अब एक्चुअली इस टाइप के कंपाउंड के प्रोटोनेशन की बात करते हैं तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है लोन पेयर डोनेट करना चाहिए। तो लोन पेयर ये वाला डोनेट होगा आसानी से, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों के दोनों लोन पेयर जो है फ्री नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे जो है डिपेंड करा, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इस लोन पेयर और इस लोन पेयर पे, है ना। इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का, इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, किस पे लग रहा है प्यारे बच्चों, इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो ये लोन पेयर का झुकाव जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इधर की तरफ हो जाएगा, न कि बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी। तो ओवरऑल कंपैरिजन जब हम लोग कर रहे थे तीनों के तीनों लोन पेयर की, तो ये वाला जो लोन पेयर था ये ज्यादा फ्री वाला है, तो इसलिए प्रोटोनेशन इस नाइट्रोजन एटम पे होता था, है ना। यही रीजन था कि प्रोटोनेशन होने के लिए जो सिलेक्टेड पोजीशन था वो ये वाला नाइट्रोजन एटम था, क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है बच्चों वो ऑलरेडी फ्री लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर आसानी से सामने वाले प्रोटॉन पे अटैक करेगा और इस पे ऐसा कुछ बन जाएगा, देखिए। और जब ये ऐसे कुछ बन जाएगा, और जब ये ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, जब ये ऐसा कुछ बन जाएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक तो इस लोन पेयर से भी स्टेबलाइज होगा और दूसरा इस लोन पेयर से भी स्टेबलाइज होगा, तो दो दो नाइट्रोजन एटम आसानी से स्टेबलाइज करेंगे उस पॉजिटिव चार्ज को। आपने देखा कि ये कंजुगेट एसिड बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। इस कंजुगेट एसिड को अभी ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है, और इस कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड ये है। तो इस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जिस कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। आई रिपीट माय पॉइंट, उसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। किसकी बात कर रहे हैं, जिसके कंजुगेट एसिड की सर स्टेबिलिटी। हाँ बेटा। मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, लीव करके अब ऐड करना है। हाँ हाँ ठीक ठीक, ठीक है ना। सर मुझे भी करना ना। हाँ जितने भी हो रहे हैं जल्दी हो जाओ तो मैं कर लूंगा एक साथ सबको। तो कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जैसे ही प्रोटॉन को खींचेगा और प्रोटॉन को खींचने के बाद सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपने कहा बेस से एसिड बन गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड।
and this conjugate acid is stabilized by the lone pair of this nitrogen atom and the lone pair of the second nitrogen atom, है ना। ये दोनों के दोनों इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत सिंपल वे में जो है स्टेबलाइज करेंगे। और मैंने आपको बताया जिस कंजुगेट एसिड के एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसके बेस की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा, है ना। तो यही बात आपको साइड ऑफ प्रोटोनेशन, इसीलिए तो हम प्रोटोनेशन की बात कर रहे हैं। वैसे मेन टर्म तो प्रोटोनेशन ही है सर, प्रोटोनेशन ही है बच्चों, मेन टर्म प्रोटोनेशन है। और अगर आप लोग पिरिडीन का केस देखते हैं, जरा देखिए पिरिडीन का केस। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बताने जा रहा हूँ बच्चों, अगर आप लोग जो है पिरिडीन का केस देखते हैं तो पिरिडीन के केस में भी क्या होता है, देखिए अब पिरिडीन के केस में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रोटोन सबके केस में मैंने आपको बताया है बेस वो होता है जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, जो नाइट्रोजन एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है उसी को बेस बोला जाता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा इसकी तरफ। अब बशर्ते इसको कंजुगेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंजुगेशन में है बच्चों, अगर ये कंजुगेशन में है तो आसानी से आप बोलेंगे कि ये जो है अगर ये कंजुगेशन में है तो ये इधर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस है, तो ये जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि ये जो पिरिडीन का जो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से तो इसलिए इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वाला लोन पेयर आसानी से इस पे अटैक करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद अंदर से डबल बॉन्ड उसको झपाझप क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर। तो ये सारी की सारी बातें छोटी छोटी जो चीजें याद रखने वाली है ये सब मैंने आप लोगों को बता दी है। काफी ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट टर्म ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। आइए सीखते हैं इसके बारे में एक और नई बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एक और टोटोमराइज का केस होता है, टोटोमराइज का केस क्या होता है जरा देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक इम्पोर्टेंट केस मैं इसके लिए लिखता हूँ, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। देखिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHCH2C ऐसे लिखता हूँ और यहां से क्या करता हूँ, देखिए अब यहां से क्या करता हूँ, देखिए एक प्रोटॉन को ऐसे यूं इसको खींच लेता हूँ और इसको यूं ले जा लेता हूँ, तो देखिए क्या बन रहा है, तो ये PH हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N ऑफ H, ऐसा होगा या नहीं होगा इस पे। तो आप देख रहे हैं एक प्रोटॉन के रिमूव होने से तो मैं बोलूंगा कि ये साइनाइड और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। समझ में आ रही बात क्या? प्रोटॉन जब हम लोग रिमूव करते हैं तो टॉटोमराइज करते हैं ना, और वापस से ये क्या करेगा, अगर यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये वाला देखो, आगे मैं इसको और आगे बनाऊं क्या, तो ये यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा C और ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही तो बन जाएगा। तो कंपाउंड नंबर पहला और कंपाउंड नंबर दूसरा दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंपाउंड नंबर थर्ड बोलता हूँ इसको, सॉरी, ठीक है। कंपाउंड नंबर पहला और कंपाउंड नंबर थर्ड दोनों के दोनों सेम है, और जब दोनों के दोनों सेम है बच्चों तो आप लोग क्या बोलोगे, जब दोनों के दोनों सेम है तो आप लोग बोलोगे कि सर ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। सर कैविया को ऐड करो। कर दिया। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चा पार्टी, ये मतलब ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में आएगा कि इन दोनों को बना के देगा और बोलेगा ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है करके, ठीक है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों जो है वो बोलेगा मेटामर्स हैं, जो अब फंक्शनल आइसोमर हैं, या जो कौन से आइसोमर है, जियोमेट्रिकल हैं, तो ये दोनों के दोनों ध्यान रखना है एक दूसरे के टॉपमर्स हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, चलिए तो आप लोगों को ये बात समझ में आ ही गई होगी कि सर ने कैसे इसको समझाया है। आइए मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? अमीन्स चैप्टर में डिफरेंट टाइप के अमीन्स की अगर स्टडी करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या होता है, एक छोटे छोटे और डिफरेंस टाइप के कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। वो डिफरेंस टाइप के कैरेक्टर, वो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए सीखते हैं उनके बारे में एक एक करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोला जाता है उसके बारे में जरा सीखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है, lower aliphatic amines are gases, गैस होते हैं with, इसके बारे में थोड़ा, स्मेल ऑफ फिश, मछली की तरह इनमें गंध आती है, स्मेल ऑफ फिश। जिन लोगों ने मछली देखी होगी, मछली के सामने मछली मार्केट में गए होंगे, फिश मार्केट में, है ना, तो उनको पता होगा कि कैसी गंध आती है मछलियों पे। तो जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं ये जनरली गैस हैं, स्मेल ऑफ फिश के साथ, ठीक है ना, मछली की तरह गंध आती है। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हम लोग मेन पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता है बच्चों, कोई चीज पानी में जितना ज्यादा सॉल्युबल होगी, कोई भी अमीन्स अगर पानी में जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आई रिपीट माय पॉइंट, कोई भी अमीन्स अगर पानी में जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा तो आप बोलेंगे सर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। आइए सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर एलिफेटिक एमीन्स या लोअर एलिफेटिक एमीन्स, लोअर एलिफेटिक amines are more soluble in water। पानी में जो है बहुत ज्यादा soluble है, ठीक है ना, are more soluble in water, पानी में जो है इनकी solubility ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों? on increasing the, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ on increasing the size solubility decreases। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। solubility decreases ऐसा क्यों होता है? देखिए मैंने आपको लोगों को एक अमीन्स ऐसा बनाया, CH3NH2 की बात करते हैं, CH3NH2 की बात करते हैं, ठीक है ना। और एक अमीन्स मैं आप लोगों को ऐसा वाला बना देता हूँ, एक यहाँ पे CH3, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ और एक ऐसे लगाओ, एक CH3 यूं लगाइए और एक CH3 यूं लगाइए,
तो आप देख रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये आप लोगों को पता है कि सर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब होता है कि दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, पहले भी पढ़ाया था, हर केस में आ रहा है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब होता है जो वाटर से रिपल्शन करता है। अमीन्स का ये वो वाला पार्ट है जो वाटर के साथ रिपल्शन करता है, और जब वाटर के साथ रिपल्शन करेगा तो पानी में कहां से सॉल्युबल होगा, आप ही बताइए। जब ये वाटर में है, जब वाटर में रिपल्शन करेगा तो पानी में कहां से सॉल्युबल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो इसका ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है, एक मिनट बताएं, मैंने आपको बताया कि जो इसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला है। तो वाटर में जब हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना ज्यादा है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज द लेस सॉल्युबल, that's why this is the less soluble. In the another cases this is the methyl, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इज लेस। जब साइज कम है तो ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ये जनरली मोर सॉल्युबल होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, नोट कर लीजिए। अब सॉल्युबिलिटी का केस तो मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के भी मैं थक गया हूँ। अब आप तो जानते हैं कि सर जो है वैसे भी थक गए हैं, ठीक है ना। तो और दूसरी बात होती है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट, H बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट रोल जिसको बोलते हैं। H बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी, किसी भी हाइड्रोफोबिक किसी भी अमीन्स को पानी में घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन करता है। कहने का मीनिंग यह है कि अगर पानी के साथ सामने वाला अमीन्स ग्रुप, अगर पानी के साथ सामने वाला अमीन्स ग्रुप ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, पानी के साथ सामने वाला अमीन्स ग्रुप ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो पानी के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और जब पानी के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो दैट मींस मे बी मोर सॉल्युबल इन नेचर। Okay, it means what I want to say that if amines forms more and more than one hydrogen bond with the water, you can say that amine would be the more soluble in the water. वो अमीन जो है पानी में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा था और जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ओके, आइए सीखते हैं इस लाइन का क्या मीनिंग है और क्यों मैंने ऐसा बोला आप लोगों से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी का जो मेन पोर्शन है ये मेन इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, है ना। आइए सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ब्यूटेन, अच्छा सॉरी, ऐसा लिख देता हूं, देखिए 1 डिग्री अमाइन इज 1 डिग्री अमीन या अमाइन इज मोर सॉल्युबल देन, मोर सॉल्युबल लिख रहे हैं देन 2 डिग्री, देन 2 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। आइए सीखते हैं क्यों ऐसा बोला सर ने। देखिए सपोज NH2 का मतलब होता है, NH2 का मतलब होता है 1 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना। अगर मैं 2 डिग्री के केस की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन एटम
and it forms this type of the hydrogen bond, है ना। तो आप देख रहे हैं एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे भी होगी इसके लोन पेयर से, है ना। इसके लोन पेयर से एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे भी हो सकती है, इसके लोन पेयर से हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी वो H2O, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी इसके लोन पेयर से एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ जाएगा। तो इवन ये 2 डिग्री है तो ये तब भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये 3। तो जिसका पानी के साथ ज्यादा मिलना जुलना होगा, जिसका पानी के साथ ज्यादा घुला मिला होगा, तो वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा ऑलरेडी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1 सर डिग्री, रैना को ऐड करो तो। रैना को ऐड करो, रैना को कब तक ऐड करेंगे यार, रैना आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। सर हम दोनों के फोन में बहुत ब्लर दिख रहा है। आज भी और स्टूडेंट की भी ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? कब से ब्लरी दिख रहा है। खुशी पारिक, नहीं सर, मेरे में तो बराबर है। और स्टूडेंट? तो कहीं ना कहीं वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक बार क्या करो, अपने फोन को स्विच ऑफ कर लो फिर। काव्या, हाँ सर। एक फोन स्विच ऑफ करो या एक बार नेट को बंद कर लो अपने, हाँ करती हूँ ट्राई। दोनों के दोनों वैसे ही करो। डिजिटल और नेटवर्क का यही प्रॉब्लम होता है बच्चों, कभी इधर नेटवर्क नहीं रहता है, कभी उधर नहीं रहता है। उधर अगर एक आध जगह नहीं रहे तो चल जाएगा, अगर इधर नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है सबके साथ, है ना। ओके, तो मैं ये आपसे यही कह रहा था बच्चों कि जो ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन जो है मोर सॉल्युबल होता है कंपैरिजन टू द, है ना, 2 डिग्री। आइए दूसरी बात और आपको बता देता हूँ, एक और कंसेप्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, ब्यूटेन 1 ऑल इज मोर सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है कंपैरिजन टू ब्यूटेन 1 अमाइन। ब्यूटेन 1 अमाइन के कंपैरिजन में ये जो ब्यूटेन 1 ऑल है प्यारे बच्चों, ये काफी ज्यादा सॉल्युबल है। ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से देखिए, ब्यूटेन 1 ऑल है और ब्यूटेन 1 अमाइन है, तो कहने का मीनिंग ये है, देखिए ब्यूटेन इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे OH लगा दो, और ब्यूटेन 1 अमाइन 1 2 3 4 और यहाँ पे NH2 लगा दो। ऐसा क्यों हुआ, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी करेगा क्योंकि ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी करेगा भाई, है ना, और ये भी करेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बिल्कुल करेगा बच्चों। लेकिन आप देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट मैंने केमिकल बॉन्डिंग में तो आपको नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना बढ़िया वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि जो ये आपके पास ये होता है ना, क्या है, ये फ्लोरीन एटम होता है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एक बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू अदर केसेस, और जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों, जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो बढ़िया वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियसली सेम केस यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में ये जो आपके पास ये ऑक्सीजन एटम होता है, ये बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन एटम। इसलिए आपको बोला जाता है कि ये वाला ज्यादा सॉल्युबल है इसके कंपैरिजन में। अब किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कहीं पे अगर कुछ पूछना है।
ठीक है ना। चलिए अब आगे आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का भी केस कभी कभी जो है मेडिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स में बहुत बार आते रहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशंस में जो है कई बार इसमें पूछा गया है कि पूछता रहता है एक क्वेश्चन ऐसा कि भाई जो है ये इसमें ऐसा होगा तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है ना। तो मतलब किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सब बातें आप लोगों से पूछी जाती। आइए सीखते हैं इसके बारे में। बढ़िया सा कंसेप्ट एक और आपके पास। ओके, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमीन कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस। बीपी, बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मीनिंग होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बीपी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। एक पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए अमीन्स जो है, अमीन्स कौन से टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अमीन्स शो करता है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंट्रा होता है, दूसरा होता है इंटर। इंटर का मतलब होता है अलग अलग और इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ऑर्थो नाइट्रो पैरा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी और स्टीन वोलेटाइल नेचर का कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे ना। तो वही केस। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीपी ऑर्डर की अगर बात करते हैं 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है देन 2 डिग्री का देन 3। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सर 1 डिग्री अमाइन के केस की अगर बात करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन जो है आपके कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरीके से 3। तो ये आपके 1 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री अमाइन की बात करेंगे तो 2 डिग्री अमाइन में आप जानते हैं कि सर ये जो है आपके जो है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आप तो जानते हैं भाई। और 3 डिग्री वाला ओनली जो है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 3 डिग्री वाला ओनली जो है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और मैं आपको यही बता रहा हूं, तब से यही समझा रहा हूं कि कोई भी नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स या अमीन कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है और आप देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ भी सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को के सामने रखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन को कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में, घरों में, मार्केट में, इंडस्ट्री में, ये सब चीजें आप हम लोग पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का मतलब पहला जो आपके पास है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ अमीन्स किसको बोला जाता है? देखिए रिडक्शन ऑफ अमीन्स की अगर आपसे बात करते हैं तो देखिए क्या होता है रिडक्शन। जनरली रिडक्शन हमारे पास अलग अलग मीडियम में होता है। कहने का मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। रिडक्शन को हम एसिडिक मीडियम में पढ़ते हैं, बेसिक मीडियम में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में पढ़ते हैं, न्यूट्रल मीडियम में पढ़ते हैं। अलग अलग मेथड में हम लोग रिडक्शन को पढ़ते हैं। तो एक मैं नॉर्मल अगर रिडक्शन की आप लोगों से बात करता हूं, अगर मैं नॉर्मली रिडक्शन की अगर आप लोगों से बात करता हूं तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो मतलब ये नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन अलग अलग वे में करते हैं। एसिडिक में करते हैं, बेसिक में करते हैं, न्यूट्रल में करते हैं। कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। सारा का सारा नोट्स में यहीं पे आपको बता देता हूँ कैसे। अगर मैं सिंपली अगर रिडक्शन करता हूँ तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन के साथ। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी मैं अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करूंगा तो ये ऐसे बनाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल रिडक्शन जब करते हैं, जैसे हम सिंपल ऑक्सीडेशन करते थे, तो जनरली क्या बनाते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं और आगे अगर इसको 2H के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, देखिए RNHOH। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल अमाइन इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन भी इसको बोल सकते हैं, है ना। और आगे अगर आप और इसका रिडक्शन करते हैं और आगे इसका रिडक्शन करते हैं तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब इस नाइट्रो कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे तब ये बनेगा। सुनो दोबारा, 2H से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएंगे और फिर इसको और 2H से रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है और फिर आगे रिडक्शन करेंगे तो अमीन्स बनता है। तो आपको बच्चों एक बात तो समझ में बढ़िया से आ गई होगी कि जब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया जाएगा नाइट्रो कंपाउंड का जब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया जाएगा तो आपको अमीन का फॉर्मेशन होता दिख जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको यहां तक 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा दिख तो आपको अच्छे से रहा होगा शायद। तो ये एक सिंपल रिडक्शन है, मतलब एक बाहर का रिडक्शन बता रहा हूं। अब ये रिडक्शन जो यहां से यहां तक की जो प्रोसीजर मैंने बताई है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैंने जो यहां से यहां तक की जो प्रोसीजर बताई है, ये जो प्रोसीजर है ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है। एसिडिक, बेसिक एज वेल एज द न्यूट्रल, तीनों की तीनों मीडियम में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज होते हैं और उनके नाम बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपली ये हमारे पास न्यूट्रल और एसिडिक के लिए है। बेसिक के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, बेसिक के लिए बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिक के लिए हमारे पास जो है थोड़ा सा कंसेप्ट जनरली अलग है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, पहला जो मीडियम बताते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो एसिडिक मीडियम में हम लोग रिडक्शन करते हैं, एसिडिक मीडियम में
ये जो रिडक्शन करते हैं ये रिडक्शन टेक्स प्लेस in presence of active metal, in presence of active metal like मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PT हो गया, PD हो गया, कोई भी कार्बन हो गया, निकल हो गया, ठीक है ना, कार्बन हो गया, निकल हो गया, ये सब की प्रेजेंस में कोई भी एक एक्टिव मेटल जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं विद H2 के साथ। तो देखिए सपोज या N3HCl या 10HCl के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं। देखिए क्या होता है, R of NO2 को जब भी आप लोग बच्चों जिंक H2 के साथ रिएक्शन करोगे, 10HCl के साथ रिएक्शन करोगे, 10HCl के साथ जब रिएक्शन करोगे, आयरन H2 के साथ जब रिएक्शन करोगे, हमेशा 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 RNH2 ही बनेगा, RNH2 ही बनेगा। ये आपको एसिडिक मीडियम की पहचान है, समझ रहे हैं क्या। अब R की जगह पे आप कुछ भी रख लो भाई, अब R की जगह पे आप जो है चाहे तो PH भी रख सकते हैं, PHNO2 भी रख सकते हैं, आप NH2 भी NO2 भी रख सकते हैं, PHNO2। तो PHNO2 को भी अगर आप जो है 10HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये भी आपका बच्चों PHNH2 का ही फॉर्मेशन करेगा। नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ गया काव्या, अब आ रहा है बेटा समझ में। क्या हुआ, अभी भी नेट सही नहीं हुआ क्या इसका? सर नहीं हो रहा है, उसका नेट ही नहीं आ रहा है। और ये क्या नाम, दूसरी लड़की का हो गया नेट सही? हाँ सर। अच्छा, उसका जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नेट अगर मेरे पास होता तो यहीं से मैं दे देता हॉटस्पॉट, लेकिन ये सुविधा अभी भारत देश के युवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी नहीं करवाई है ये फैसिलिटी अवेलेबल, जब करवाएंगे तब हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो जो बच्चे हैं उन्हीं को उनको आना चाहिए समझ में, जो है उसको आना चाहिए, जो नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें, है ना। आइए अब दूसरा हम लोग जो है दूसरा एक और मीडियम और पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। दूसरा मीडियम हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रल मीडियम, ठीक है ना। इसमें आप लोग चाहें तो और भी, जैसे R की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, R की जगह पे आप कुछ भी रख के जो है इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं, बढ़िया से इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं होने, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कब कौन सा बने। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम की क्या रिएक्शन होगी, क्या रूपरेखा होती है, उसके बारे में जानते हैं। न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम किसको बोलते हैं, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास जिंक NH4Cl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब माइल्ड का मीनिंग होता है बच्चों कम रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बढ़िया वाला नहीं है, मतलब अच्छे से रिड्यूस नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर जब RNH2 जब भी कभी जिंक प्लस NH4Cl के साथ रिएक्शन करेगा
तो ये RNHOH बनाता है। माइल्ड का मतलब कम है, तो यहां ना पहुंच के यहां तक पहुंचता है। ये देखो, ये हाइड्रोक्सिल अमीन तक बनाता है। समझ रहे हैं क्या? ये माइल्ड है तो ये बनाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया जानती है नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करने से हमेशा अमीन्स बनता है, लेकिन ये बात पता होना चाहिए कब जो है, अब ज्यादातर में तो अमीन्स बनता है, लेकिन इस केस में बिल्कुल डिफरेंट है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है ना? अगर आप इसको PHNO2 के साथ भी रिएक्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों, क्योंकि आपने देखा कि सर जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वही तो अमीन्स तक पहुंचेगा। अब जो कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो यहां तक पहुंच जाता है, और यहां तक जब पहुंचेगा तो इन दोनों को बना देंगे। नोट कर लो इसको भी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना? कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है, आइए पढ़ते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कैसे कैसे जो है इसमें रिडक्शन होता है उसको पढ़ते हैं। एल्केलाइन मीडियम, ये जिसको बोलते हैं बेसिक या एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। रिडक्शन जो है मैंने आपको बताया कि अलग अलग मीडियम में बिल्कुल डिफरेंट टाइप से होता है, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीखते हैं बच्चों एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम में क्या होता है, एक बेसिक पहले मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप PHNO2 को एल्केलाइन मीडियम में रिड्यूस करते हो, तो ये पहले क्या बनाता है, देखिए पहले ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, देखिए तो बोलते हैं एजॉक्सीबेंजीन, ठीक है ना? इसको बोला जाता है एजॉक्सीबेंजीन के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको और आगे रिएक्शन करोगे तो ये ऐसा बनाएगा, PHNH डबल बॉन्ड PH, तो इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। और जब आगे और इसको जो है रिड्यूस कराओगे, तो ये एक और ऐसा बना देगा, डबल बॉन्ड को अब सीधे सिंगल में कन्वर्ट कर देगा, NHPH। इसको बोलते हैं हाइड्रा एजोबेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन। सुनो भाई, क्या नाम बोला? सबसे पहली बात तो जब आप सिंपली इसको रिड्यूस कराओगे, तो ये एजॉक्सीबेंजीन बनाता है। एजॉक्सी मतलब बस डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और एक ऐसी यहाँ पे ये रिएक्शन। और जब आगे और रिड्यूस करोगे बच्चों, तो ये जो है एजोबेंजीन, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा फिर, है ना? मतलब ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, समझ रहे हैं? ऑक्सीजन गायब होने के बाद जो है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो ऑलरेडी रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिडक्शन हो गया। अब फिर आगे और आप उसको जब बिना ऑक्सीजन का होगा उसको एजोबेंजीन बोलेंगे, और फिर और हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा तो हाइड्रो एजॉक्सीबेंजीन बनाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे यही कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल नोट करिए, ठीक है ना, नोट करिए, और समझ में नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा नोट करना आना चाहिए, और मैं इसके लिए अलग अलग तरीके से कैसे रिडक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बात मैं आपको बताऊंगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाइड्रो एजोबेंजीन ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से इसको रिएक्ट कराना सिखाता हूँ। PHNO2 को जब ध्यान से देखिए, कब कौन सा बनेगा किस रिएजेंट के साथ, ठीक है ना। जब हम लोग जो है एल्केलाइन मीडियम में, ये सारे बेसिक मीडियम में है, सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ AS, एक मिनट है, आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, या AS2O3 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये वाला पहला वाला कंपाउंड बनेगा PHNOO डबल बॉन्ड NPH, इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना। अब दूसरा, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम टिन ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है ना, सोडियम टिन ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या इसको हम लोग जिंक NaOH, जिंक प्लस NaOH प्लस MEOH, और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा वाला बनेगा जिसका नाम है एजोबेंजीन। और एक और लास्ट हमारे पास है जिसको बोल रहे हैं जिंक डस्ट प्लस NaOH। NaOH कौन सा होना चाहिए बच्चा पार्टी, एक्वस वाला होगा, तो हाइड्रो एजोबेंजीन बनेगा, NH बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। मतलब सोडियम टिन ऑक्साइड आर्सेनिक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, ये ऐसा बनाएगा एजॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना। और AS2O3 के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो अब उतना ही बनेगा, क्योंकि जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी NaOH के साथ। दूसरा, सोडियम टिन ऑक्साइड और NaOH से रिएक्शन करो या जिंक के साथ, ये दोनों के दोनों मिलाइए, तो ये वही बनेगा, एजोबेंजीन बन जाएगा। और तीसरा वाला जिंक डस्ट से रिएक्ट करोगे तो ये वाला हाइड्रो एजोबेंजीन बनेगा। तीनों के नाम मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगर कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो पूछ भी सकता है बढ़िया से, और ये बहुत आसान भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है ना। ये तो बड़ा ही सिंपल है, जो है आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि सर ने जो है इसमें से क्या बताया और क्या इसमें हो रहा है ना। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो आपको जो है बताया जा रहा है, ठीक है। और आगे भी देखिए,
ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को। ठीक, अब हम लोगों के पास एक और इम्पोर्टेंट बात है, कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन क्या होता है, किसी कैटालिसिस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया जाता है, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो देखिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं। कैटालाइटिक रिडक्शन और आपका जो एसिडिक मीडियम में जो रिडक्शन हो रहा था, दोनों के दोनों करीब करीब सेम टाइप की रिडक्शन है, ठीक है ना। कैटालाइटिक और जो आपके पास दूसरे टाइप का रिडक्शन था, ये दोनों के दोनों सिंपल और सेम टाइप के रिडक्शन थे, ठीक है ना। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और इसको समझा देता हूं कि कैसे इसको आप लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या रीजन है, वो सब बातें आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए क्या होता है। दिस इज द कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन, catalytic reductions. What is the meaning of the catalytic reduction? This type of the reduction takes place in the presence of the catalyst. Catalyst like as a nickel, raining nickel. Raining nickel क्या है बच्चा, एक तरीके से एक कैटालिस्ट है। पैलेडियम कैटालिस्ट है, प्लेटिनम कैटालिस्ट है ना। पैलेडियम कैटालिस्ट प्लस रेनी निकल या आप प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, उसका कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है PtH2 की प्रेजेंस में ये होगा, दूसरा आप बोलेंगे PdH2 की प्रेजेंस में ये होगा, तीसरा आप बोलेंगे सर, तीसरा आप लोग बोलेंगे सर रेनी निकल, निकल H2 की प्रेजेंस में ये होगा। तो ये तीनों की तीनों जो है कैटालाइटिक रिडक्शन की उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। PtH2, PdH2 एंड निकल H2। तो देखिए क्या बनाता है आर, ये सेम है बच्चा पार्टी, सेम उसी तरीके से है। निकल और इनमें से कोई भी रख लो, कोई भी उठा के रख लो, निकल H2, निकल H2 से क्या बनाएगा, RnH2 बना देगा। और मैं इसी को अगर P ऑफ NO2 के साथ रिएक्शन करूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल H2 की, निकल H2 के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये भी आपका PHNH2 बनाएगा। और जब ये PHNH2 बनाएगा तो आपको ये बात, अगर देखो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH भी लिखा सकता है। तो ये क्या बनाया, याद रखना है थोड़ा सा, ये क्या बनाता है, ये आपका हाइड्रा एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रा एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, PH। इसका नाम है हाइड्रो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पोर्शन की, इस पोर्शन की ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस वाले पोर्शन की, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कि सर ये कैसे हो, ठीक है ना। एक मिनट देख लीजिएगा।